नमस्कार, आप सभी का स्टडी कोर्स पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 36 नंबर का लेक्चर है और पॉलिटी का पार्ट 1 है। किसी भी एग्जाम में पॉलिटी आपका एक ऐसा सेक्शन है जहां से आपके नंबर कटने नहीं है अगर आप अच्छे तरीके से इसे कवर कर लेते हैं। जो भी मैंने अभी तक सब्जेक्ट करवाए हैं, चाहे आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो या यूपी जीके हो, कंप्लीट तरीके से कराए हैं। पॉलिटी भी मैं उसी तरीके से कवर कराऊंगा जिस तरीके से पिछले लेक्चर मैंने कवर कराए हैं। कंप्लीट लेक्चर होने वाला है पॉलिटी का, तो अच्छे तरीके से इसे देखिए। रफ कॉपी फेयर कॉपी लेकर बैठिए। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बोलूँगा उसे आप लिख लेंगे। जो भी इस लेक्चर की पीडीएफ होगी टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन ही करें उससे पहले 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए, होता क्या है कि वारेन हेस्टिंग जो है वो 1772 में बंगाल के गवर्नर बनाए जाते हैं। जो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी के जरिए से वारेन हेस्टिंग जो होते हैं बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। और सारी चीज़ें आप जानेंगे भाई 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया क्यों जाता है। देखिए, सबसे पहला तो कारण होता है जो ब्रिटिश सरकार होती है ना, इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार होती है, वो सोचती है यार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सब कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई नियंत्रण वगैरह लगाया जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने और नियंत्रित करने की दिशा में ये ब्रिटिश सरकार का प्रथम प्रयास था, मतलब अपने अंडर में एक हिसाब से लेने का पहला प्रयास था। इसी एक्ट के जरिए से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसे परामर्श देने हेतु 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। मतलब कहा गया अब तुम्हें गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया है तो भाई 4 लोग होंगे जो तुम्हें समय समय पे समझाएंगे। तो 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद जो थी, इसमें 4 सदस्य थे। फिलिप फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मॉनसन और बर्वेल थे। अब देखिए, गवर्नर से गवर्नर जनरल अगर बनाया गया है तो कुछ एक्स्ट्रा काम भी दिया जाएगा। तो मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर के अंदर आ गए, मतलब अब उनके अंडर में काम करेंगे। इस अधिनियम के तहत प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बनाए गए। तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, जब वारेन हेस्टिंग ही बंगाल के गवर्नर थे तो वही बंगाल के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। साथ में एक काम और होता है कि इसी अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। तो कल को अगर ये क्वेश्चन पूछ ले किस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए की गई है। लेकिन कब की गई है पूछ ले तो 1774 में की गई है। जो आपका ये कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाता है, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। इनका जो न्यायाधिकार क्षेत्र होता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा होता है। मतलब ये भी ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं पूरे जितना भारत था उस पर कंट्रोल था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ही इनका न्यायाधिकार का क्षेत्र था। जो आपका सुप्रीम कोर्ट था, इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे थे और साथ में अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट। कहीं कहीं व्हाइट में लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए, ये सब काम तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया ही जाता है। साथ में कहा जाता है भाई कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते, भारतीय लोगों से परितोष या उपहार नहीं ले सकते, मतलब रिश्वत नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है। अब निजी व्यापार का मतलब क्या है भाई, तुम सरकारी काम कर रहे हो, मान लीजिए कि कोई बंदा है एमबीबीएस बना तो खुद का क्लिनिक नहीं खोल सकता है। सिस्टम ये था कि भाई आप सरकारी काम में लगे हो तो अपना काम कोई निजी नहीं कर सकते हो। और साथ में भारतीय लोग कुछ लेकर आए, लौकी कुम्हड़ा कि हाँ ले लो भैया ये वाला काम कर दो, नहीं कर सकते हैं आप। रिश्वत नहीं ले सकते मतलब। तो रिश्वत लेने पर भी रोक लगाई जाती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए। तो अब यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया था। तो अभी मैंने सारी चीज़ें बताई कि भाई जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके जरिए से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है एक तरीके से कंपनी पर और कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण करने का प्रयास करती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसमें कंपनी के कर्मचारी को निजी व्यापार करने से प्रतिबंधित कर दिया गया।
दूसरा कथन है कि इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए अभी मैंने आपको बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए से ये प्रावधान लाया गया कि भाई अगर आप सरकारी कामकाज में हैं तो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं और किसी से भी उपहार नहीं ले सकते हैं, किसी भारतीय से। रिश्वत भी लिख के आ जाए तो भी आपको समझना वो रिश्वत ही होती है, उपहार का मतलब रिश्वत ही होता है, क्योंकि अगर किसी से आप कुछ ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप काम भी करेंगे, वो एक तरीके से रिश्वत हो जाती है। तो पहला कथन यहाँ पर सत्य है, लेकिन दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इस अधिनियम द्वारा नियंत्रण परिषद की स्थापना नहीं की जाती है। नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना जो की जाती है वो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट होता है उसके जरिए से की जाती है। तो यहाँ पर केवल एक सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, किस अधिनियम के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि गवर्नर जनरल को परामर्श देने हेतु सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। दूसरा कथन है कि इस अधिनियम द्वारा मद्रास तथा बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपका पहला कथन भी सत्य हो जाएगा, क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के जरिए से ही 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है, जो कि गवर्नर जनरल को परामर्श देने के लिए होती है। तो पहला कथन सत्य है। वहीं 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, मतलब इसी अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। तो दूसरा कथन भी आपका सत्य है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आप अच्छे से जान लीजिए। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ता है, तो इसका कारण होता है भाई ब्रिटेन में जो है उस समय प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, तो एक्ट जो है उन्हीं के शासनकाल में आता है, इसीलिए इसका नाम पड़ जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई पिट्स इंडिया एक्ट कब आता है, 1784 में आता है। जो आपका ये पिट्स इंडिया एक्ट आता है, इसी एक्ट के जरिए से भारत में कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र थे उसको अब ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा जाने लगा। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए से जो आपकी व्यापारिक गतिविधि होती है कंपनी की और जो आपका प्रशासनिक गतिविधि होती है कंपनी की, इन दोनों को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब प्रशासनिक जो गतिविधि होती है इस पर कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण आ जाता है। इसी के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की व्यवस्था की जाती है, इसकी बात हम करेंगे। इसी अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। कहने का मतलब जो भी कार्य कंपनी कर रही, जो प्रशासनिक गतिविधि कर रही, उस पर अब किसका अधिकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है। देखिए जो भी कंपनी के व्यापारिक क्रियाकलाप थे उसे कंपनी के निदेशकों के हाथ में पहले की तरह रख दिया गया, लेकिन जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उसमें जैसे आपका नागरिक है, सैन्य है और राजस्व, तो इन पर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण हो जाता है और इस पर पूरी तरीके से देख रेख करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रण परिषद का गठन करती है। देखिए नियंत्रण परिषद में कितने सदस्य होते हैं आप अच्छे से समझ लेंगे। टोटल 6 सदस्य होते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में। एक आपका चांसलर होता है, ठीक, क्या होता है, चांसलर। एक होता है आपका राज्य सचिव, ठीक, राज्य सचिव। और 4 आपके होते हैं सदस्य, ठीक, सदस्य, प्रिवी काउंसिल के सदस्य कह लीजिए। देखिए जो भी ये 6 सदस्य नियुक्त होंगे या इन्हें हटाया जाएगा, ये सारा कामकाज कौन देखेगा, ब्रिटेन का सम्राट, मतलब सम्राट के अधीन ही ये लोग काम करेंगे। देखिए ये सब काम तो हो जाता है, लेकिन भारत की व्यापार पर कंपनी का पूर्ण अधिकार, मतलब पूर्ण एकाधिकार बना रहा।
उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार प्राप्त था। अतः ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन की शुरुआत हो जाती है, मतलब द्वैध शासन एक तरीके से लग जाता है। जैसे आप अपने घर में हैं तो आपके ऊपर पिताजी की भी चलती है, माता जी की भी चलती है, तो मतलब दो लोग शासन कर रहे हैं आपके ऊपर, तो आपका हो गया दोहरा शासन, उसे कहते हैं द्वैध शासन। अब यहाँ पर आप 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसका नाम ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। एकदम सही कथन है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम जो है विलियम पिट के नाम के ऊपर ही रखा गया, अभी मैंने बताया भी आपको। इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा कथन भी सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? भाई दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इसकी स्थापना 1792 में की गई थी, गलत हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब होती है? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में होती है। इसमें आपके 6 सदस्य होते हैं, एक चांसलर, एक राज्य सचिव और 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के होते हैं, और इनकी नियुक्ति या इनको हटाने का काम सम्राट खुद करते हैं। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य, राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, बस। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके अंतर्गत भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो एकदम सही बात है, मतलब व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, एकदम सही बात है। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार हो जाता है। इसमें द्वैध शासन का भाव निहित था, एकदम सही बात है। अब भारतीयों पर जो है कंपनी का भी अधिकार था, और साथ में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का भी अधिकार था। ये प्रशासनिक क्षेत्र पर अपना अधिकार दिखा रही थी और ये अपने व्यापारिक क्षेत्र पे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया? तो ये था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले 1813 का चार्टर अधिनियम आप जान लीजिए। देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद में एक आता है 1786 का अधिनियम। तो इसके बारे में पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए 1786 का जो अधिनियम आता है, इसके जरिए से गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है। और साथ में जो गवर्नर जनरल थे ना, गवर्नर जनरल, इनको प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान कर दी जाती हैं 1786 के एक्ट के जरिए से। और ये दोनों शक्तियां, मतलब जो आपके परिषद के निर्णय को निरस्त करने की शक्ति और साथ में गवर्नर जनरल जो कि प्रधान सेनापति हो गया है, ये दोनों शक्तियां जो मिलती हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले मिलती हैं। क्यों भाई? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ही बने थे 1786 में गवर्नर जनरल, और 1793 तक रहते हैं। अब 1786 के बाद में एक एक्ट आता है 1793 का। ठीक, 1793 का जो एक्ट आता है, इसी के जरिए से बात की जाती है भाई रोज रोज कानून में हम चेंज नहीं करेंगे, हर 20 सालों में इसकी समीक्षा हम करेंगे। और साथ में एक बड़ा काम 1793 के एक्ट के जरिए से किया जाता है कि जो आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, तो उनका जो वेतन है ना, वो कहाँ से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा भारतीय राजस्व से। अभी तक कंपनी के राजस्व से दिया जाता था, लेकिन 1793 के एक्ट के जरिए से वो वेतन अब भारत के राजस्व से दिया जाने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। अब देखिए 1813 का चार्टर अधिनियम आ गया है। देखिए ब्रिटेन में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो अपना जो है झगड़ा लड़ाई करने लगती हैं। राजा यहाँ पे बैठे हैं और पहुँचती हैं इनके पास, ये ऐसा है कि हम भी तो कंपनी हैं, ठीक, वहाँ आपने एक कंपनी को अधिकार दे दिया है कि भैया आप ही जो है करो, मतलब खूब व्यापार करो। तो उनके जो भी एम्प्लॉय होते हैं उस कंपनी के, यहाँ देखिए बढ़िया बढ़िया घर बना लिए, उनके जो बीवी बच्चे इतना खुश हैं, सब सिस्टम इनका अच्छा चल रहा है। हमने क्या अपराध किया? हम भी तो आपकी
प्रजा हैं और हम भी व्यापार करना चाहते हैं। तब राजा कहते हैं हाँ बात तो सही है, तुम भी हमारी प्रजा हो। तो कहते हैं ठीक है जाओ, तुम भी जाओ और व्यापार करो। तो इसीलिए 1813 का चार्टर अधिनियम आता है और इसके जरिए से कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक, एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति मिल गई। ईसाई वगैरह भी कहने लगे कि हमें धर्म प्रचार करना है, अपना सिस्टम बनाना है, जितने ज़्यादा हमारे फॉलोअर होंगे कमाई हमारी उतनी ज़्यादा होगी। सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया कि जो भी कंपनी की आय होगी उसमें से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम भारतीय शिक्षा पर खर्च करेंगे। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। देखिए, आंग्ल शिक्षा के समर्थक कौन थे? ट्रेवलियन। और प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे आपके H.T. प्रिंसेप। देखिए, जो प्राच्य शिक्षा के समर्थक थे उनका कहना था भाई परंपरागत जो भारतीय भाषा है, साहित्य है, उनको प्रोत्साहित किया जाए। जबकि जो आंग्ल आपके समर्थक थे, आंग्ल शिक्षा के समर्थक थे, उनका कहना था कि आधुनिक पाश्चात्य अध्ययन को हम प्रमोट करेंगे और इसी पर हम अपना पैसा खर्च करेंगे। और 1813 का जो चार्टर एक्ट होता है, इसके जरिए से जो एकाधिकार समाप्त तो हो गया था कंपनी का, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिन पर जो है कंपनी का अधिकार बना रहा। जैसे चाय के व्यापार पर कंपनी का अधिकार था और चीन पर भी था। 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अधिनियम के तहत सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई? तो ये था आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चाय और चीन पर एकाधिकार बना रहता है। चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। दूसरा कथन है ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, पहला कथन आपका सत्य है भाई, कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो जाता है, चाय चीन पर बना रहता है। दूसरा काम ये भी होता है, जो ईसाई धर्म प्रचारक होते हैं कहते हैं सम्राट से हमें भी जाना है, हमें ईसाई धर्म का प्रचार करना है, कुछ जनसंख्या वगैरह बढ़ेगी तो उससे हमारी अच्छी खासी कमाई होगी। तो इसलिए ईसाई धर्म प्रचारकों को भी जो है धर्म प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है। तो दोनों कथन आपके सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1813 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। दूसरा कथन है इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा कि भाई इसके तहत सर्वप्रथम सिविल सेवा के चयन, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो यहाँ आपका राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, यही सही है बस। देखिए, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम, और ये जो है ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक केंद्रीकरण के लिए जो है एक बहुत ही बड़ा जो है अधिनियम कह लीजिए, एक्ट कह लीजिए था। अब जो 1833 का आपका चार्टर एक्ट आता है, इसी के जरिए से क्या होता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसीलिए मैंने कहा भाई जो ये आपका एक्ट था ये भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण का, ब्रिटेन के प्रशासनिक केंद्रीकरण का एक्ट था, इतना मान के चलिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल में नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में बंगाल के जो है गवर्नर जनरल बने थे, लेकिन 1833 में आता है चार्टर अधिनियम, तो इसी के तहत ही 1833 में क्या बन जाते हैं, भारत के पहले गवर्नर जनरल, और ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो यही थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो भी यही थे।
क्योंकि इनका टाइम पीरियड टोटल होता है 1828 से 1835। 1833 के अधिनियम के तहत ही मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायी शक्ति से वंचित किस एक्ट के जरिए से किया गया, तो ये किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के जरिए से। किसको संपूर्ण अधिकार दे दिया गया विधायिका का, वो दे दिया गया भारत के गवर्नर जनरल को। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई, मतलब जो चाय चीन पर इनका अधिकार था व्यापार पर वो भी समाप्त हो जाता है। तो व्यापार पर पूरी तरीके से जो अधिकार समाप्त हो जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त होता है। इसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रावधान किया गया, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान का क्रियान्वयन नहीं हो सका। मतलब शुरुआत की गई, जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है उसमें धारा 87 होती है और धारा 87 के तहत ये प्रावधान किया गया था कि भाई किसी भी रंग, जाति, धर्म के आधार पर कंपनी की सेवा से भारतीयों को किसी भी पद, कार्यालय, रोजगार को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण जो है इस प्रावधान को समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप जानते हैं भाई, तो उसी का विरोध होता है क्योंकि 3 सदस्य बचे थे और वो विरोध करते नहीं नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, हम जो कहेंगे आपको वही करना है। गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। प्रथम विधि विशेषज्ञ आपके मैकाले थे। मतलब मैंने बताया था 1793 में 4 सदस्य थे, फिर 1784 का एक्ट आता है, 1 सदस्य घटा दिया जाता है, फिर आपका 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें 1 सदस्य जोड़ा जाता है और विधि विशेषज्ञ उसे कहा जाता है, वो होते हैं लॉर्ड मैकाले। ये जो है जो भी बैठक होती है उसमें भाग ले सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते किसी भी डिसीजन पे। इसी एक्ट के जरिए से 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मैकाले क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं और 4 सदस्यों के साथ में एक विधि आयोग का गठन किया जाता है। और इसी विधि आयोग के जरिए से आगे चल करके जो दास प्रथा का उन्मूलन होता है 1843 में, इसी विधि आयोग के जरिए से होता है, क्योंकि दास प्रथा को एक विधि विरुद्ध घोषित कर दिया जाता है, मतलब ये विधान के विरुद्ध है। अब यहाँ पर आप 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस अधिनियम के तहत बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो होते हैं वो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और भारत के पहले गवर्नर जनरल होते हैं, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक का टाइम पीरियड होता है 1828 से 1835 और 1833 में आता है चार्टर एक्ट। तो ये 5 साल के लिए इधर थे क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल, 2 साल के लिए उधर बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले थे, नहीं भाई, तो यहाँ पर केवल एक सही है, मतलब ए राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 1833 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। दूसरा कथन है, भारत के गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई जो मद्रास और बम्बई के गवर्नर होते हैं उनकी सारी की सारी विधायिका शक्ति समाप्त कर दी जाती है। मतलब आपको जो भी डिसीजन लेना है आप भारत के गवर्नर जनरल से पूछ करके ही डिसीजन लेंगे, आप अपने क्षेत्र में भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये वाला सिस्टम कर दिया गया। तो पहला कथन सत्य है, और क्योंकि अब सबके डिसीजन कौन देख रहा है, भारत का गवर्नर जनरल देख रहा है, तो सारे अधिकार इन्हीं को दे दिए जाते हैं। तो संपूर्ण ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार भारत के गवर्नर जनरल के पास आ जाते हैं। दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ दोनों कथन सत्य हैं, तो सी राइट आंसर हो जाएगा बस। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी विशुद्ध रूप से प्रशासनिक इकाई बन गई? तो ये था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम, डी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्ण रूप से व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाता है 1833 के चार्टर अधिनियम से।
मतलब सिर्फ और सिर्फ अब जो कंपनी है प्रशासनिक काम ही करेगी, तो ये आपका 1833 का चार्टर एक्ट होता है। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया था? तो ये था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। जैसा कि आपको पता है भाई, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसमें जो गवर्नर होते हैं ना, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय, तो उनको जो है समझाने बुझाने के लिए, सलाह देने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाता है। फिर 1784 में घटा देते हैं। फिर जो है 1833 में एक लोग को ले आते हैं, लॉर्ड मेकाले को, वो मतलब विधि विशेषज्ञ के रूप में लेकर आते हैं। तो एक विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया जाता है जिसे वोट करने का अधिकार नहीं होता है किसी भी डिसीजन पे। तो ये काम 1833 के चार्टर एक्ट में किया जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। इसके अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया जाता है। मतलब जो विधायी कार्य हैं वो अलग हो गए और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। तो ये इस एक्ट की सबसे बड़ी बात होती है। मतलब जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें विधायी कार्य को अलग कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया। अभी सम्मिलित रूप से चल रहा था। इसी अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया। अतः अब सिविल सेवा में भारतीय नागरिक भी भाग ले सकते थे। इसके पहले चार्टर अधिनियम जो आपका आता है 1833 का, उसके तहत सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विरोध वगैरह करने लगते हैं, तो इसके तहत ये मामला ठप हो जाता है। लेकिन 1853 का जो चार्टर अधिनियम आता है इसमें खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हो जाता है और अब सिविल सेवा में भारतीय नागरिक भी भाग ले सकते थे। इसी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। मतलब जो भी भारतीय केंद्रीय विधान परिषद था उसमें अब जो है स्थानीय लोगों का भी प्रतिनिधित्व होगा। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य भी बना दिया गया। जो लॉर्ड मेकाले को बनाया गया था विधि सदस्य कि भाई वोट नहीं दे सकते हो और सब काम करोगे, तो 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत उसे भी कहा जाता है नहीं नहीं अब तुम पूर्ण सदस्य हो, टेंशन मत लो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को पृथक कर दिया गया? तो ये था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो भी आपका विधि निर्माण का काम होगा उसके लिए क्या किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम में कि 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। भाई 12 सदस्य इसमें होंगे और ये 12 सदस्य जो होंगे विभिन्न क्षेत्र प्रांत के प्रतिनिधि जो होंगे उनके सदस्य भी इसमें लाए जाएंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1853 का चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। वहीं दूसरा कथन है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। देखिए पहला कथन भी आपका सत्य है क्योंकि 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत ही सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। दूसरा कथन भी सत्य है कि इसी अधिनियम के तहत जो है भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व स्टार्ट हो जाता है। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो अगर यहाँ पूछता कि कौन सा सही है तो आप लगाते 1 और 2 दोनों सही हैं, लेकिन इसने पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ना तो 1 ना ही 2, तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था? तो ये था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। विधि सदस्य का सिस्टम कब आया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत आता है, जब लॉर्ड मेकाले को सबसे पहले विधि सदस्य बनाया जाता है और उसी के तहत 1834 में विधि आयोग का गठन किया जाता है। फिर 1843 में ठगी प्रथा को विधि के विरुद्ध बता करके उन्मूलन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर आप 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? 1976 में कोठारी समिति, 1989 में सतीश चंद्र समिति, 2000
2004 में होता समिति। देखिए ये सारी जो समितियां हैं ना, इनका काम क्या था? इनका काम था कि सिविल सेवा में सुधार के लिए ये समिति बनी है। आपको बस इतना ध्यान रखना है भाई, ये समिति कब बनी है। तो कोठारी समिति 1976 में बनी है, सही बात है। सतीश चंद्र समिति 1989 में बनी है और होता समिति 2004 में बनी है। और ये तीनों समितियों का काम जो है क्या था कि भाई सिविल सेवा में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें सुधार हो, सिविल सेवा की भर्ती करने के लिए। तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि सिविल सेवा के लिए 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया था। पहले भारतीय सिविल सेवक रमेश दत्त थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है। 1853 का चार्टर अधिनियम आता है, उसके तहत जो है सिविल सेवकों की नियुक्ति का सिस्टम बना दिया जाता है पूरी तरीके से। और फिर 1854 में मेकाले समिति का गठन किया जाता है सिविल सेवा के लिए। जो पहले भारतीय सिविल सेवक बने थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर बने थे, ये आपके रमेश दत्त नहीं थे। कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। रमेश दत्त जो बने थे ये आपके दूसरे सिविल सेवक बने थे 1869 में। ठीक, ये 1869 में बनते हैं और सत्येंद्र नाथ टैगोर जो बनते हैं ये 1863 में बनते हैं। तो यहाँ फिलहाल आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सही है, ये गलत है, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1886 में लॉर्ड डफरिन द्वारा गठित एचिसन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल होता है पता है आपको, 1884 से 88 तक इनका कार्यकाल होता है। इन्हीं के कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय होता है 1885 में। इन्हीं के समय में एचिसन समिति का गठन होता है। देखिए जो एचिसन समिति स्थापित की जाती है 1886 में, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि ब्रिटिश भारत में सिविल सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। मतलब भाई हम भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, सिविल सेवक बने, काम करें, ये वाला सिस्टम होता है। जो आपकी एचिसन समिति होती है ना, ये सिविल सेवाओं को 3 श्रेणी में डिवाइड कर देती है। पहला आपका होता है इम्पीरियल, मतलब भेदभाव तो करना ही करना है ना अंग्रेजों को, तो इम्पीरियल और प्रोविंशियल, ये आप ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे। और सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्वेश्चन अब बन सकते हैं डीपली। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय और सब ऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ। तो 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। और साथ में एक काम ये भी करते हैं भाई, जो समिति होती है ना, सिविल सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा को 23 वर्ष तक बढ़ाने की सिफारिश करती है। देखिए जो भी समिति बनती थी पहले या अभी भी बनती है, तो जो उसकी अध्यक्षता कर रहा होता है उसी के नाम पे बन जाती है। तो ये जो काम कर रहे थे भाई कि हाँ हमें थोड़ा भारतीयों को सिविल सेवा में लाना है, तो उसमें जो मेन काम कर रहे थे चार्ल्स एचिसन कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम एचिसन पड़ा है, एचिसन समिति पड़ी है। तो यहाँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लोक सेवाओं के लिए अधिकतम व न्यूनतम आयु सीमा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम 23 वर्ष रखी गई, न्यूनतम 19 वर्ष। देखिए होता क्या है कि 1857 की क्रांति होती है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है बवाल होता है और अंग्रेज़ों को समझ आ गया था कि भाई अब ऐसे सिस्टम नहीं चलने वाला है। और ब्रिटिश क्राउन को भी समझ में आ गया था कि कंपनी के बस का सब कुछ नहीं है, चलो हम बताते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह होता है, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम 1 साल के बाद आ जाता है। 1858 के भारत शासन अधिनियम की सबसे बड़ी खासियत थी कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। शासन का जो उत्तरदायित्व होता है ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है। इसी भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि प्रशासनिक काम देख रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक काम देख रहे थे, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाता है। अतः द्वैध शासन समाप्त हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारतीय प्रशासन का संचालन राज्य सचिव के द्वारा किया जाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का गठन किया गया कि भाई अब जो है राज्य सचिव सब कुछ देखेंगे। इनके नीचे 15 सदस्यीय सलाहकार होंगे जो कि इन्हें सलाह देंगे। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया, जो कि क्राउन का प्रतिनिधि का काम कर रहे थे।
और भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए इन्हें बाध्य कर दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग बनता है। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड आपको पता है 1856 से 62 है। तो मतलब ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं और भारत के प्रथम वायसराय होते हैं। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार दे दिया गया। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। इस अधिनियम ने विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की। दूसरा कथन आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो दूसरा सही नहीं है, केवल 2, बी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतों में प्रांतीय लोक सेवा आयोगों की स्थापना की गई? ये आपका था भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत जो है केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1853 में सबसे पहले सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाता है। चीज़ आप ध्यान रखेंगे। एचिसन आयोग जो है आपके सिविल सेवक भर्ती से संबंधित है। उसमें न्यूनतम जो उम्र सीमा है 19 वर्ष है, अधिकतम आपकी 23 वर्ष है। 1886 में आपका एचिसन आयोग आता है लॉर्ड डफरिन के समय। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1858 का भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जो पहले वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग बनते हैं और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, क्योंकि इनका टाइम पीरियड आपका क्या था 1856 से 62। इसके तहत भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। दूसरा कथन भी सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम होता है, इसके तहत वायसराय की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। वायसराय का विधान परिषद क्या होता है? जैसे आपका मुख्यमंत्री बनता है कोई, तो भाई उसकी हेल्प के लिए जो सदस्य होते हैं तो एक परिषद में ही काम करते हैं। उसी तरीके से वायसराय की भी विधान परिषद होती है और उसमें जो संख्या होती है सदस्यों की, उनकी वृद्धि कर दी जाती है। जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या थी न्यूनतम 6 कर दी गई और अधिकतम 12 सदस्य इसमें शामिल हो सकते थे और उनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। यहाँ पर थोड़ा उल्टा सीधा लिख गया, इसे आप समझ के चलेंगे। इस अधिनियम के तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः प्रदान करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। जैसा कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम आता है उसमें जो है बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर होते हैं उनकी सारी शक्तियाँ जो है किसको दे दी जाती हैं? भारत के जो गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक उनको। तो यहाँ पर फिलहाल विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई, मतलब मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियाँ पुनः वापस की गई। साथ में जो है वायसराय जो थे उनको विधायी कार्यों के लिए नए प्रांतों का निर्माण करने, मतलब नए प्रांत का आप निर्माण कर सकते हैं। नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया गया। वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्रदान किया गया और ऐसा अध्यादेश 6 माह के लिए मान्य था। 1861 अधिनियम के तहत ही लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1859 में विभागीय प्रणाली को मान्यता प्रदान की गई। जैसा कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में कहा गया, भाई जो आपका परिषद है उसमें विस्तार किया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो होते हैं इसी के तहत 1862 में नवगठित केंद्रीय विधान परिषद में 3 भारतीयों को भी सम्मिलित करते हैं। उसमें जो पहले होते हैं आपके महाराजा नरेंद्र सिंह होते हैं और ये पटियाला के राजा थे। साथ में बनारस के जो है देवनारायण सिंह थे, ठीक, देवनारायण सिंह। तीसरे आदमी थे दिनकर राव। तो इन 3 लोगों को परिषद में शामिल किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके द्वारा वायसराय को परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है।
वो भी 6 महीने के लिए जो है अध्यादेश जारी कर सकते थे। ऐसे अध्यादेश की अवधि 3 माह थी, ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? केवल एक सही है, ए राइट आंसर होगा बस। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में विभागीय प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। देखिए विभागीय प्रणाली का मतलब क्या होता है? विभागीय प्रणाली का मतलब होता है जैसे कोई बड़ा संगठन है, कोई व्यवसाय है, तो उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया, ठीक, और अलग अलग डिवाइड करके जो काम किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्रशासनिक काम हो रहा है तो प्रशासनिक काम में रोड का काम भी होगा, इनका लगान वसूलने का काम भी होगा, जो सेना का काम है, तो विभाग, हर चीज़ के अलग अलग विभाग बना दिए गए, तो इसको कहा जाता है विभागीय प्रणाली। और भारत में जो विभागीय प्रणाली का जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। तो यहाँ बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं के समय 1859 में विभागीय प्रणाली को मान्यता मिलती है। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड होता है कितना? 1856 से 62। 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, वायसराय को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण करने तथा नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान किया गया। उपरोक्त कथन किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, ए राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विधि निर्मात्री संस्थाओं को बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। जो पहला कथन है कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम होता है, इसी के तहत जो विधि निर्मात्री संस्था थी, तो विधि निर्मात्री जो भी संस्था हैं उनके बजट पर बहस करने का अधिकार जो है प्रदान कर दिया जाता है 1892 में। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि इसी के माध्यम से, मतलब 1892 के भारत परिषद अधिनियम के माध्यम से ही केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। तो दूसरा कथन भी सत्य है। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका केंद्रीय विधानसभा था, इसमें कम से कम 10 सदस्य और अधिकतम 16 सदस्यों की बात की गई, और जितने भी सदस्य होंगे उसमें लगभग 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना अनिवार्य था। और जो भी आपके गैर सरकारी सदस्य होते थे, इनका जो निर्वाचन होता था, इनकी नियुक्ति का प्रोसेस होता था, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली था। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सत्य हैं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो यहाँ आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया गया है? जो आपका भारत शासन अधिनियम 1919 होता है, उसी में सबसे पहले उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख किया जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आता है, मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है। अब 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसे मार्ले मिंटो सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि लॉर्ड मार्ले उस समय भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, तो इसीलिए कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। ये जो आपका मार्ले मिंटो सुधार आता है, एक तरीके से 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल द्वारा वायसराय लॉर्ड मिंटो से पृथक निर्वाचन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। मतलब ये लोग जाते हैं, लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, तो उसमें सिस्टम बनाते हैं, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये 1909 का भारत परिषद अधिनियम आता है, इसे लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। देखिए, जो आपका 1909 का ये सुधार था, इसमें जो प्रमुख प्रावधान थे, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है। जैसा कि 1892 में था कि 10 सदस्य मिनिमम होंगे, 16 अधिकतम होंगे, तो केंद्रीय परिषद में 16 सदस्यों से 60 सदस्य कर दिया गया, ठीक। तो केंद्रीय परिषद में भी सदस्यों की संख्या की वृद्धि हो गई, और वहीं प्रांतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, मतलब जहां अलग अलग प्रांत होते हैं उनके हिसाब से वहां वृद्धि कर दी जाती है। लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में 16 सदस्यों से उठा करके 60 सदस्यों तक कर दिया जाता है। मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई।
देखिए, पृथक निर्वाचन के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास मान लीजिए कोई एरिया है, ये आपका एरिया है, और एक तरफ यहाँ पर मान लीजिए कि एक विशेष जो है धर्म के लोग या जाति के लोग रहते हैं, ठीक। तो इनके ऊपर तो अंग्रेज़ों ने कुछ नहीं किया, ठीक, इनको छोड़ दिया ऐसे। और इधर जो है एक विशेष धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर तो अपना जो है सिस्टम चल रहा है भाई, हाँ ठीक है, जो चुनाव लड़ेगा, ए लड़ रहा है, बी लड़ रहा है, सी लड़ रहा है, मतलब जितने लोग लड़ रहे हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब आपस में वोट करेंगे, जो जीतेगा वो पहुँचेगा। लेकिन यहाँ मामला क्या हुआ, यहाँ जो विशेष धर्म के लोग रहते हैं तो इन्हीं में से लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे, मतलब इनका कोई आदमी आ करके इसमें चुनाव नहीं लड़ सकता है, क्योंकि ये मुस्लिम समुदाय, क्योंकि मुस्लिम समुदाय की बात हो रही पृथक निर्वाचन के लिए, तो ये आपका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसमें मोहम्मद अली जिन्ना लड़ेंगे, ठीक, जिन्ना लड़ रहे हैं और जिन्ना के साथ में कोई और लड़ रहा है। और जिन्ना क्या है, इनको भड़का रहे हैं इन मुसलमानों को, देखो ऐसा है, ये बगल वाले जो हैं ये बहुत ख़राब इंसान है, ये वो हैं, तुम अगर इसको मेरे प्रतिद्वंदी को वोट दोगे, जबकि मान लीजिए जिन्ना के विरोध में कोई बढ़िया आदमी खड़ा है, ठीक, बहुत नेक दिल इंसान मुसलमान है, वो अपना खड़ा है, जिन्ना अपना सिस्टम बना करके इसको हरा देगा, ठीक, ज़्यादा वोट इसको आ जाएंगे क्योंकि ये भड़का रहा है। तो ये होता है पृथक निर्वाचन प्रणाली, मतलब जो सेम कास्ट के लोग होंगे वहाँ पर सिर्फ वही चुनाव लड़ सकते हैं और वो उन्हीं को वोट दे सकते हैं और कोई वोट वहाँ पे नहीं दे सकता है, ये वाला सिस्टम होता है, मतलब जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। तो मुस्लिम समुदाय में पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य भी होगा। ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा। इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि की गई। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जो केंद्रीय विधान परिषद होते हैं उसमें 16 सदस्यों से उठा करके 60 कर देते हैं, और जो प्रांतीय विधान परिषद होते हैं उसमें जैसे बंगाल है, मद्रास, बॉम्बे, इनकी संयुक्त प्रांत विधानसभा थी, उसमें प्रत्येक में 50 सदस्य कर दिए गए। पंजाब, वर्मा, असम की विधान परिषद में 30 सदस्य कर दिए गए। तो अलग अलग सिस्टम था। इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषदों में विचार विमर्श के विषयों में वृद्धि की गई थी। दूसरा कथन भी आपका सत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया। दूसरा कथन है, ऐसे प्रथम भारतीय सदस्य आगा खान थे। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, पहला कथन तो सत्य है कि भाई वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है, और वो जो सदस्य थे वो आपके क्या थे, सत्येंद्र सिन्हा थे, ना कि आगा खान। तो केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आप भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू थे और जो आपके वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसीलिए भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। देखिए, जो आपका ये भारत शासन अधिनियम 1919 आता है ना, ये लागू होता है 1921 में, मतलब आता तो ठीक है 1919 में आया, लेकिन लागू कब हुआ, 1921 में। अब ये जो आपका प्रावधान आता है इसमें जो सबसे मुख्य बात होती है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। जब प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है तो आपके केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को भी अलग कर दिया जाता है। तो जो आपके प्रांतीय विषय थे वो भी आपके दो भागों में बंट जाते हैं। एक आपके आरक्षित, ठीक, आरक्षित विषय, और दूसरे आपके हो जाते हैं हस्तांतरित विषय।
अब जो आपके आरक्षित विषय होते हैं इसमें आपका राजस्व आता है, न्याय आता है, वित्त आता है, पुलिस आता है। ये आप लिख लेंगे अच्छे तरीके से। वहीं जो हस्तांतरित विषय होते हैं इसमें आपका स्थानीय स्वशासन है, शिक्षा है, कृषि है, स्वास्थ्य है, ये वाले विषय आते हैं। जो आपके आरक्षित विषय होते थे इसको गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से देखता था, और जो हस्तांतरित विषय होते थे मतलब स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, तो इसको जो गवर्नर होता था भारत मंत्रियों की सलाह से, मतलब भारतीय मंत्रियों की सलाह से देखता था। कहने का मतलब एक तरीके से आरक्षित विषयों पर पूर्ण नियंत्रण गवर्नर का था। तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई, ये मैंने बता दिया आपको किस तरीके से हुआ। लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का कार्य 10 वर्ष जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट सौंपना था। और सबसे बड़ी खासियत थी कि भाई पहली बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। देखिए, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित किया गया, और जो आपके सिख थे उनको जो है पृथक निर्वाचन के तहत अधिकार दिया गया। भारतीय ईसाई जो थे उनको भी दिया जाता है अधिकार, ठीक। आंग्ल भारतीय जो थे आपके, आंग्ल भारतीय और आपका यूरोपीय, तो ये 4 लोगों को आप ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ भी ऐड करके और घटा करके दे सकते हैं। सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 जो आता है इसकी जांच के लिए जो है सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नवंबर 1927 में जो है, इसी की जांच के लिए नवंबर 1927 में साइमन आयोग बनाया जाता है, ठीक। और फिर जो है ये भारत शासन 1919 की जांच करता है, ठीक। और इसमें सारे सदस्य अंग्रेज होते हैं, और इसीलिए जो है इसका विरोध भी किया जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है 1930 में सरकार को सौंपती है, और जब सौंपती है रिपोर्ट तो उसमें निम्नलिखित बातें होती हैं। भाई प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाए, राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाए, सशक्त संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना, केंद्रीय क्षेत्र में अनुत्तरदायी शासन की स्थापना, केंद्रीय व्यवस्थापिका का पुनर्गठन, बृहद भारत परिषद की स्थापना, ये सारी चीज़ें इसमें थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन नहीं लगाया जाता है, प्रांत में द्वैध शासन लगाया जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था, ये आपका दूसरा कथन सत्य है। तो यहाँ राइट आंसर आपका केवल 2 है, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 में सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके निम्नलिखित में से किस किस को शामिल कर लिया गया। देखिए, मुस्लिमों को तो 1909 में दिया था, उसके बाद में फिर ये भारतीय ईसाइयों को भी देते हैं पृथक निर्वाचन, फिर आंग्ल भारतीयों को भी देते हैं, यूरोपियों को भी देते हैं, ठीक, यूरोपीय, और साथ में सिखों को भी दिया जाता है। दलितों को नहीं दिया जाता है। दलितों के ऊपर जो है आपको पता है पूना पैक्ट होता है। गांधी जी ये सारी चीज़ें समझते थे अच्छे से कि भाई अगर ऐसा होगा ना तो देश बहुत ही बट जाएगा। मतलब अंग्रेज तो चाहते ही थे कि इसी तरीके से इन्हें बांटो। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया तो आपका पाकिस्तान बना, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप ही लोग रहते हैं और आप ही लोगों के बीच चुनाव होना है, ठीक, वहाँ के जो भी हिंदू हैं, छोटे मोटे हैं, उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं बचा। और जहाँ पर पूरा सब कोई रहता है, मुसलमान, हिंदू, हर कोई है, वहाँ पर जो कैंडिडेट खड़े हैं सबको मत देने का अधिकार है। यहाँ पर सिस्टम क्या है भाई, मुसलमान ही वोट देगा, मुसलमान को ही वोट देगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ भड़काऊ भाषणबाजी होगी अगले समुदाय के लिए। मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, मुसलमान हैं या 3 हैं, तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, अच्छे मुसलमान भी हैं, तो उनको अगर गिराना है तो ये क्या करेगा, इनके विरुद्ध भड़काऊ भाषण देगा। जिन्ना यही करता था। तो ये मामला होता है। तो यूरोपीय, सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, तो यहाँ दलितों नहीं होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, सी राइट आंसर हो जाएगा बस। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मॉन्टेग्यू थे। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो पीछे होगा वो आपका क्या होगा, वायसराय होगा, वायसराय। और जो आगे होगा तो वायसराय से बड़ा कौन होगा, भारत सचिव होगा। तो मॉन्टेग्यू क्या हो जाएंगे, भारत सचिव हो जाएंगे बस। इसी तरीके से जो मार्ले मिंटो है तो मार्ले आपके भारत सचिव, मिंटो आपके वायसराय। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में जान लीजिए। जब आपका भारत शासन अधिनियम 1919 आता है तो उसकी जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन किया जाता है नवंबर 1927 में। जब वो भारत आता है 1928 में जांच करने के लिए, भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करने के लिए, तो उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध होता है क्योंकि उसमें सभी लोग अंग्रेज होते हैं। तो जब वो जांच वगैरह कर लेता है तो जाकर के रिपोर्ट वगैरह देता है कि भाई प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त करना चाहिए, उन्हें स्वायत्तता देनी चाहिए प्रांतों में, यही सब विरोध चल रहा है वहाँ पे। क्योंकि जो प्रांत है वहाँ भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर रखा है हमारे लोगों ने, तो वहाँ वो थोड़ा स्वायत्तता चाहते हैं, तो प्रांतों को स्वायत्तता देनी चाहिए, द्वैध शासन हटाना चाहिए, राज्यों में सरकारों का विस्तार करना चाहिए, सशक्त संघ की स्थापना करनी चाहिए क्योंकि विद्रोह वगैरह होता रहता है, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब रिपोर्ट वगैरह देते हैं तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम फिर आता है 1935 में, क्योंकि जो रिपोर्ट देते हैं 1930 में देते हैं, उसके 5 साल के बाद भारत शासन अधिनियम आ जाता है। और ये अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन के लिए एक क्या है, बहुत ही मील का पत्थर साबित होता है कि भाई मील का पत्थर है ये। तो होता क्या है कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई, मतलब प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया जाता है। जिस तरीके से पहले जो प्रांत था वहाँ पर आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय थे। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सब जो है जो वायसराय होते थे अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह के हिसाब से उस पर काम करते थे। हस्तांतरित विषय जो होते थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, उस पर जो है भारतीय मंत्रियों की सहायता से काम करते थे। तो ये चीज़ अब केंद्र में लागू हो गई, प्रांत में पूरी तरीके से मुक्त कर दिया गया, खूब शासन करो अच्छे से, वहीं के लोग शासन करो। तो संघीय विषय को 2 भागों में बांट दिया जाता है, संरक्षित नहीं होगा, आरक्षित विषय होगा, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर वही वाला सिस्टम होगा, गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में आएगा। और जो आपका हस्तांतरित विषय होगा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में था, जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे। अब आरक्षित विषय में जो चीज़ें शामिल थी इसमें आप लिख सकते हैं भूमि कर, वित्त, न्याय, पुलिस, पेंशन, समाचार पत्र, कारखाने, सुरक्षा, विदेशी मामले, ये सारी चीज़ें आरक्षित विषय में थी जो कि अंग्रेजों की पूर्णतः नियंत्रण में थी। वहीं हस्तांतरित विषय में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय स्वायत्त शासन, ये सारी चीज़ें थी। तो पुलिस वगैरह तो फिलहाल उन्हीं के अंडर में था 1935 अधिनियम के बाद ही। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से देखता था जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। संरक्षित की जगह यहाँ आरक्षित होगा, इस चीज़ आप ध्यान रखना। हस्तांतरित विषयों का प्रकाशन गवर्नर जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया। मंत्री विधानमंडल के सदस्यों में से चुने जाते थे तथा उनके प्रति उत्तरदायी होते थे। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। वहीं प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया जाता है। 11 में से 6 विधानमंडलों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। वर्मा यानी वर्तमान जो म्यांमार इस समय है उसको भारत से अलग कर दिया जाता है। इसी अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1858 में जो भारत परिषद बना था उसको समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप जान जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अखिल भारतीय संघ की स्थापना होती है। केंद्र एवं राज्य इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार वायसराय को दे दिया गया। जैसे आप आज देखते हैं ना, समवर्ती सूची होती है, ठीक, संघ सूची होती है, ये आपके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों तथा देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, परंतु यह व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ सकी।
वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। अभी मैंने बताया भी, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार और संयुक्त प्रांत और असम, इन 6 जगह पे द्विसदनीय व्यवस्था की गई। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति हो गई। भारत सचिव को सलाहकार की एक टीम प्रदान की गई। प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ कर दिया गया। संघीय विषयों का स्थानांतरित एवं आरक्षित विषयों के रूप में विभाजन कर दिया गया। वहीं सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लोक सेवा आयोगों की स्थापना, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी के तहत की जाती है। राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही की जाती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की जाती है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक की स्थापना होती है। संघीय न्यायालय का प्रावधान होता है। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मॉरिस ग्वेयर। ठीक, 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। ये गलत हो जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। 1858 में स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। ये आपका सही है, तो केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। मतलब कौन सा अधिनियम था जिसके तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है? तो ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो ये भी आपके भारत शासन अधिनियम 1935, बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। दूसरा कथन है, इसने वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, जो भारत शासन अधिनियम होता है ना, ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो है पेश किया जाता है और 18 जुलाई को इसे स्वीकृत कर लेते हैं। और इसी के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है और वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद सृजित किया जाता है। और इसी के अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया जाता है। तो दोनों कथन आपके सत्य हैं, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? देखिए, जो भारतीय संविधान निर्माण की सबसे पहले डिमांड करते हैं वो करते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक, और ये करते हैं 1895 में, और उस समय इसे कहा जाता है स्वराज विधेयक। ठीक। 42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है, 1912 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया गया। दूसरा कथन है, इसमें घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, 1912 में भाई होम रूल लीग नहीं चलाया जाता है, 1916 में चलाया जाता है। ठीक, एनी बेसेंट चलाती हैं, ठीक, और बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं। होम रूल का मतलब ही होता है होम हमारा है, रूल हम करेंगे। तो घरेलू शासन संचालन की मांग अंग्रेजों से की गई थी, ये बात सही है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, जब भी भारत को स्वाधीनता मिलेगी भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय लोगों की इच्छाओं के अनुकूल किया जाएगा। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। और ये कब कहा था? 1922 में कहा था। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया। दूसरा कथन है, इसका मुस्लिम लीग द्वारा समर्थन किया गया। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, जो नेहरू रिपोर्ट होती है ना, अगस्त 1928 में बनाई गई थी। ठीक, नेहरू रिपोर्ट का निर्माण आपके बम्बई में होता है। इसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित
मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत ही ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया और जिसमें मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, अखिल भारतीय संघ, डोमिनियन स्टेट के प्रावधान किए गए थे। और जो इसका सबसे ज़्यादा विरोध किया ना, वो मुस्लिम लीग ने किया था और रियासतों के राजाओं ने किया था। तो यहाँ पहला कथन तो सत्य है कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया, लेकिन इसका मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था। और जो रियासत के राजा वगैरह थे उन्होंने भी विरोध किया था। तो ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। ये प्रस्ताव अगस्त 1928 में आता है और यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बस। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल किए गए थे? मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, डोमिनियन स्टेट की समाप्ति। देखिए, मौलिक अधिकार शामिल था, अल्पसंख्यकों के अधिकार शामिल था, डोमिनियन स्टेट की समाप्ति नहीं, डोमिनियन स्टेट का प्रावधान दिया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ये जो है ब्रिटिश भारत का पहला लिखित संविधान बनाया गया था और अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की और जो ये बनाया गया था इसका निर्माण हुआ था बम्बई में। तो यहाँ राइट आंसर आपका 1-2 हो जाएगा, डी ही राइट आंसर है बस। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। दूसरा कथन है कि इसमें डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है, तो आपको पता ही है। और उसमें डोमिनियन स्टेट की बात नहीं की जाती, उसमें पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। भाई, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए बस। तो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, पहला सत्य है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बस। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? देखिए, एम.एन. राय ने किया था। यहाँ एन.एम. राय लिखा है, फिलहाल एम.एन. राय आप कर लेंगे, एम.एन. राय 1934 में ये विचार ये प्रस्तुत करते हैं। इन्हें भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का जनक भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी? तो 1935 में ये मांग की जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, ए राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 1936 में हुए कांग्रेस अधिवेशन में भारत का संविधान बनाने के लिए वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई एक संविधान सभा की मांग की गई थी। इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो पहला कथन है कि भाई 1936 में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है, तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन होता है, ठीक, फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर एक महाराष्ट्र में जगह है और दिसंबर 1936 में वहीं पर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं और इसी अधिवेशन में वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा की मांग की जाती है और ये डिमांड भी खुद नेहरू ही करते हैं। इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ आपका पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह 22 मार्च 1942 को भारत आता है। दूसरा कथन है यह 3 सदस्यीय आयोग था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, क्रिप्स मिशन आता तो 22 मार्च 1942 को है, लेकिन ये 3 सदस्यीय आयोग नहीं होता है, ये आपका 1 सदस्यीय आयोग था जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, सारी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ आप ये समझ के चलेंगे भाई 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आता है और इसमें एक ही सदस्य होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, केवल एक ए ही राइट आंसर हो जाएगा बस। तो ये था आपका सिलेक्शन सीरीज का 36 नंबर का लेक्चर, पॉलिटी का पार्ट 1 है। इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।